गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग क्लास ट्वेल्थ यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे, जो कि आपके वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी और तीसरा आपके पास पृष्ठ रसायन और उपसहसंयोजक यौगिक और पांचवा बेटा पी ब्लॉक के तत्व। इन 5 चैप्टरों के सारे बहुविकल्पी प्रश्न जितने अब तक आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उन सबको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वैद्युत रसायन के, रासायनिक बलगतिकी के, पृष्ठ रसायन के, उपसहसंयोजक यौगिक के और पी ब्लॉक के तत्वों के सारे बहुविकल्पी। इसके पहले के बहुविकल्पी ठोस अवस्था और विलयन चैप्टर के जो बहुविकल्पी वो आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जा चुका है, आप वहां जाकर के उसको देख सकते हैं। इसकी आज की क्लास में हम इन 5 चैप्टरों के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, वैद्युत रसायन की बात करते हैं। बेटा वैद्युत रसायन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, 4 धातुएं ABCD के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः इतना 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 है। इन धातुओं को घटती हुई सक्रियता के क्रम में रखिए। किसके क्रम में रखना है बेटा? सक्रियता के घटती हुई क्रम में रखना है। तो देखिए, जो आपके पास वैद्युत रासायनिक श्रेणी लिखी गई है, जो क्या लिखी गई बेटा? वैद्युत रासायनिक श्रेणी जो है आपकी, वो जो आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखी गई है। किसमें बनाई गई है बेटा? बढ़ते क्रम में बनाई गई है, बढ़ते क्रम में बनाई गई है। तो हम भी बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो ABCD में ध्यान से देखिए बेटा, सबसे कम किसका मानक इलेक्ट्रोड विभव है? तो सबसे कम है आपके पास B का। बेटा किसका है? B का। तो सबसे ऊपर आ जाएगी B। इसके बाद B से ज्यादा किसका है? तो बेटा D का है, तो इसके बाद आ जाएगी D। और D से ज्यादा बेटा किसका है? वो है C का। और सबसे ज्यादा किसका है? A का। तो ये हो गई वैद्युत रसायन श्रेणी। वैद्युत रसायन श्रेणी हमेशा मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में B का भैया मानक इलेक्ट्रोड विभव -2 वोल्ट है, D का -0.76 वोल्ट है, C का बेटा 0.34 वोल्ट है और A का आपके पास 1.5 वोल्ट है। तो ये सबका मानक इलेक्ट्रोड विभव तो बढ़ते क्रम में लग गया। फिर आपको इसमें बताया गया है कि अगर हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो सक्रियता जो है वो क्या होती है बेटा? घटती है। सक्रियता क्या होती है बेटा? घटती। तो ऊपर से नीचे जाने पे सक्रियता घटती है। ये हमारा वैद्युत रसायन श्रेणी की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कहती है कि वैद्युत रसायन श्रेणी में अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं सक्रियता घटेगी। इसका मतलब ऊपर वाले की सक्रियता सबसे ज्यादा होगी। तो इस सवाल में सक्रियता की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो सबसे ज्यादा हो जाएगी आपके पास B की। सक्रियता सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? B की। उससे कम होगी D की, उससे कम होगी C की और उससे कम हो जाएगी A की। तो सक्रियता का क्रम आ जाएगा BDCA। देखिए ऑप्शन में पहला ऑप्शन कह रहा है सक्रियता सबसे ज्यादा A की होगी, गलत है बेटा। सबसे ज्यादा सक्रियता B की है। तो आपका एक ही ऑप्शन ऐसा दिया है जहां पे सक्रियता आपकी B की सबसे ज्यादा है। तो पहले का आपका B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? B ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला बोल रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस बात पर निर्भर करता है? धातु की प्रकृति पर, विलयन की मोलरता पर, विलयन के ताप पर या इन सभी पर। याद रखना बेटा, किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो धातु की प्रकृति, विलयन की मोलरता तथा विलयन के ताप, इन तीनों बातों पर निर्भर करती है। तो ये इन सभी पे निर्भर करेगी बेटा। तो दूसरे का आपका D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरे का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है कि संक्षारण से बचाने के लिए आयरन पर की जाने वाली सबसे टिकाऊ धातु प्लेटिंग कौन है? अब हमें संक्षारण से बचाना है किसको बेटा? आयरन को। तो उसके ऊपर किसी भी धातु की प्लेटिंग की जाती है, कॉपर, टिन, जिंक, निकिल। पूछा गया है कि सबसे ज्यादा टिकाऊ कौन सी आपकी प्लेटिंग होगी? तो याद रखना बेटा कि अगर आयरन के ऊपर हमको संक्षारण से बचाने के लिए प्लेटिंग करना है तो सबसे टिकाऊ जो प्लेटिंग होती है वो होती है बेटा जिंक प्लेटिंग। कौन सी होती है बेटा? जिंक प्लेटिंग। तो आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे टिकाऊ जो प्लेटिंग होती है आयरन के ऊपर, अगर आपको उसको संक्षारण से बचाना है तो वो आपकी होती है बेटा जिंक प्लेटिंग। कौन सी होती है बेटा? जिंक प्लेटिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है? कॉपर सल्फेट को एल्युमिनियम बोतल में नहीं रखा जाता है, क्यों? कॉपर सल्फेट को एल्युमिनियम की बोतलों में क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि जो कॉपर सल्फेट होता है बेटा, अगर इसको अपने एल्युमिनियम की बोतल में रख दिया, ध्यान समझना, तो एल्युमिनियम की बोतल में क्या हो जाता है? एल्युमिनियम स्वयं को आयनाइज कर लेता है। एल्युमिनियम स्वयं को क्या कर लेता है बेटा? आयनाइज कर देता है और कॉपर को अपचयित कर देता है। तो यहाँ पे पहला बोला गया है कॉपर अपचयित हो जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कॉपर अपचयित हो जाता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कॉपर +2 अपचयित हो जाता है।
तीसरा ऑप्शन कह रहा है एल्युमिनियम अपचयित हो जाता है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कॉपर सल्फेट का विघटन हो जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी आप एल्युमिनियम की बोतल में कॉपर सल्फेट डालेंगे तो कॉपर सल्फेट का क्या हो जाएगा बेटा, विघटन हो जाएगा। कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा बेटा, विघटित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चौथे का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथे का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा, तनुता बढ़ाने पर जो विशिष्ट चालकता होती है कप्पा, वो आपकी बढ़ जाती है। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता आपकी बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पांचों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, निम्नलिखित 4 रंगहीन लवणों को निम्न बिलियन पृथक पृथक परखंडियों में रखे गए हैं और प्रत्येक में तांबे की एक पट्टी डुबोई जाती है। सभी बिलियनों में तांबे की एक एक रॉड या पट्टी डाली जाती है। कौन सा बिलियन अंत में नीला हो जाएगा, आपसे ये पूछा गया है। कौन सा बिलियन अंत में नीला हो जाएगा, जिंक नाइट्रेट का, कैडमियम नाइट्रेट का, एल्युमिनियम नाइट्रेट का या लेड नाइट्रेट का। तो याद रखिए बेटा, हमको ये पता है कि कौन सा बिलियन आपका क्या हो जाएगा, किसकी, मैग्नीशियम की पट्टी डाली गई है। किसकी डाली गई बेटा, मैग्नीशियम की पट्टी डाली गई है। तो आपसे पूछा गया कौन सा जो है वो आपका तांबे की डाली गई, सॉरी कॉपर की आपकी पट्टी डाली गई। तो आपसे पूछा गया कौन सा बिलियन आपका जो है वो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, यानी कि रंग को परिवर्तित कर लेगा। तो आप याद रखिए, रंग वही परिवर्तित करेगा जिसमें जो बिलियन बना होगा, जो क्या बना होगा बेटा, बिलियन, वो ऊपर वाले का बन गया होगा। ध्यान समझिए बेटा, सभी को लिखते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम जानते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप क्या जानते हैं, उसकी श्रेणी लिख लीजिए। विद्युत रासायनिक को आप श्रेणी लिख लीजिए सबसे पहले। देखिए, ये होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी में। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हमको पता है कि सबसे ऊपर जिंक आता है, उसके बाद कैडमियम आता है, फिर लेड आता है, फिर कॉपर आता है, फिर आता है सिल्वर। याद रखिए, हमेशा जो बिलियन होना चाहिए वो ऊपर वाले का होना चाहिए, और जो रॉड होनी चाहिए वो नीचे वाली की होनी चाहिए। अगर इसमें जैसे जिंक नाइट्रेट में बिलियन जिंक का है, रॉड कॉपर की है, ठीक है, कॉपर नीचे वाला, नीचे वाले की रॉड होनी चाहिए। कैडमियम में ऊपर का बिलियन है, नीचे कॉपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेड में ऊपर का बिलियन है, नीचे की रॉड है, कोई दिक्कत नहीं। पर इसमें जो आपका सिल्वर और कॉपर में बात की जाए तो ऊपर की आपकी रॉड दे दी है, ऊपर की क्या दे दी है, रॉड, और नीचे का आपका सॉल्यूशन या बिलियन दे दिया है। तो बिलियन हमेशा ऊपर वाले की होनी चाहिए, रॉड हमेशा नीचे वाले की होनी चाहिए, तभी आपकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो यहाँ पे जो आपका ये केस है, सिल्वर का बिलियन है, वो आपको कॉपर की जो रॉड होगी वो उसमें नहीं रह सकती, क्योंकि कॉपर का बिलियन बन जाएगा। कॉपर क्या बन जाएगा, बिलियन। तो जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 बोला गया है निम्नलिखित सेल के लिए अभिक्रिया दी गई है, इसका ईएमएफ आपको कैलकुलेट करना है। इसका क्या कैलकुलेट करना है बेटा, ईएमएफ। याद रखिए बेटा, ईएमएफ जो होगा आपके पास, ईएमएफ की अगर बात करूं तो वो आपके पास हो जाएगा ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड होता है। ठीक है बेटा, तो कैथोड पे आपको सबको पता है कि कैथोड पे हमारे पास क्या होता है बेटा, कैथोड पे हमारा रिडक्शन होता है। कैथोड पे क्या होता है बेटा, रिडक्शन। देखिए रिडक्शन किसका हो रहा है, यहाँ पे जिंक का हो रहा है। किसका हो रहा है बेटा, जिंक का, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर को आपको सबसे पहले रखना होगा, तो 0.34 माइनस, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन जिंक का हो रहा है। तो जिंक का कितना दिया है बेटा, माइनस का 0.76 वोल्ट दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 0.34 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.76। अब इसको ऐड करेंगे बेटा 0, तो आ जाएगा 1.1 वोल्ट। कितना आ जाएगा बेटा, 1.1 वोल्ट आ जाएगा। तो ये आपके ईएमएफ का सूत्र होता है, जिनको नहीं पता वो याद कर लेंगे। ईएमएफ का सूत्र होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। सेल में हमको पता होना चाहिए कि जो कैथोड होता है वहाँ पे आपका रिडक्शन होना चाहिए, कैथोड पे क्या होना चाहिए, रिडक्शन। तो हमने देख लिया रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है बेटा कॉपर का, तो कॉपर को वैल्यू रख दी। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने जिंक की वैल्यू रख दी, बस सॉल्व कर दिया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो 8 में बोला जा रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिथियम, बेरिलियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम के मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा, ये आपसे पूछा गया। देखिए, आप जब भी ऐसा सवाल है उसका हमेशा विद्युत रसायन श्रेणी बनाइए। मैंने बताया ना, विद्युत रसायन श्रेणी को बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन विभव के रखते हैं। तो सबसे कम किसका है इलेक्ट्रॉन विभव बेटा, लिथियम का। तो सबसे ऊपर आ जाएगा लिथियम। लिथियम से थोड़ा सा ज्यादा किसका है बेटा, बैरियम। तो इसका आ जाएगा बैरियम। बैरियम के बाद आ जाएगा सोडियम, सोडियम के बाद आ जाएगा मैग्नीशियम।
आपसे पूछा गया है कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक क्या होगा। याद रखना बेटा, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है, प्रबल ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है। प्रबल ऑक्सीकारक गुण क्या होता है? बढ़ता है। तो नीचे जो सबसे ज्यादा होगा उसी के पास बेटा सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक गुण होगा, तो प्रबल ऑक्सीकारक आपका मैग्नीशियम +2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा बेटा? मैग्नीशियम +2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अब क्रिया A+2B से उत्पाद बन रहा है, इसके लिए वेग स्थिरांक समीकरण दिया है इतना द्वारा। तो अब क्रिया की कोटि बताइए। देखिए कोट क्या होता है? जो वेग स्थिरांक दिया हो बेटा उसका आपको जो सांद्रता है, सांद्रता की घात को जोड़ देना होता है। तो ए की सांद्रता की घात बेटा 1 है और बी के सांद्रता की घात 2 है, तो 1 + 2 = 3। तो कोट कितनी आ गई बेटा? 3। कोट में कुछ नहीं करना, जो अब क्रिया का वेग स्थिरांक समीकरण दिया हो आप में उसकी जो सांद्रता है, सांद्रता की जो पावर होती है, घात होती है, उनको केवल जोड़ देना। तो जोड़ेंगे तो यहाँ से 3 आ जाएगा, तो इसकी जो कोट है वो 3 कोट होगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? बस ये आपके वैद्युत रसायन के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की बेटा, रासायनिक बलगटकी और पृष्ठ रसायन। इसके जो महत्वपूर्ण आपके एग्जाम्पल हैं उनकी हम बात करते हैं। कौन कौन से बहुविकल्पी आपसे वहां पर पूछे जा सकते हैं जिनके चांस इस साल आने के सबसे ज्यादा हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी शून्य कोट की अपक्रिया। याद रखिए बेटा, शून्य कोट की अपक्रिया पहचानने का तरीका होता है कि कहीं पे भी आपका इस तरह का एरो बना हो और एरो के ऊपर Hμ लिखा हो। क्या लिखा हो बेटा? Hμ, या साइन ऑफ लाइट लिखा हो तो आप समझ जाइए वही आपकी शून्य कोटि की अपक्रिया है। पहले में Hμ नहीं लिखा है, दूसरे में Hμ नहीं लिखा है, तीसरे में Hμ नहीं लिखा है, लास्ट वाले में आपका Hμ लिखा है। तो इसका मतलब जो आपकी शून्य कोटि की अपक्रिया होगी वो डी ऑप्शन हो जाएगी। शून्य कोटि की अपक्रिया कौन सी होगी बेटा? डी ऑप्शन हो जाएगी। ये ट्रिक है, इसको याद रखिए बेटा। शून्य कोटि की अपक्रिया पहचानने का सबसे तरीका अच्छा है कि तीर के ऊपर आपका Hμ लिखा होना चाहिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है। अगर हमने ताप को बढ़ा दिया तो वेग स्थिरांक क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए बेटा, ताप बढ़ाने पर जो वेग स्थिरांक है वो बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? ए करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए A0 प्रारंभिक सांद्रता तथा T समय बाद की सांद्रता A है। निम्न में से शुद्ध व्यंजक कौन सा है? देखिए अभी सवाल को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा सवाल, इसको डायरेक्ट आप याद रखिए या आप सॉल्व करना सीख लीजिए। देखिए प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए हमको पता है कि सूत्र होता है K = 1/T ln A0/80। ये होता है बेटा प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का समीकरण। अब उसने बोला है जो A0 क्या होती है? प्रारंभिक सांद्रता, और जो T समय बाद सांद्रता होती है वो 80 को बोला है A के बराबर। तो क्या इसको मैं लिख दूंगा K = 1/T ln A0/A लिख दूं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। T को अगर इधर ले आए तो क्या ये बेटा KT = ln A0/A हो जाएगा। अब ln को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा e⁻KT = बेटा A0/A। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। A को अगर मैं इधर ले आऊंगा, ठीक बेटा, A को अगर मैं इधर लाता हूं तो e⁻KT = A0। ये आपका पहला समीकरण बना। ध्यान देखिए क्या A0 की वैल्यू दी है? A0 बराबर दिया है A e नहीं दिया है। A0 का कोई सूत्र नहीं। तो अब मैं वैल्यू निकाल लूंगा A की। यहाँ से वैल्यू हम किसकी निकाल लेंगे बेटा? A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब हम A की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगी बेटा? A / e⁻KT लिखा जा सकता है इसको बेटा, बराबर का A0। तो क्या A बराबर आपके पास आ जाएगा A0 e⁻KT। A बराबर आ जाएगा A0 e⁻KT। तो देख लीजिए कौन सा आपका फार्मूला करेक्ट हो रहा है बेटा? A बराबर A0 e⁻KT। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तीसरे का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरे का कौन सा ऑप्शन बेटा? सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रथम कोट की एक अपक्रिया 50 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता को प्रारंभिक सांद्रता का आधा कर देता। वेग स्थिरांक बताइए। प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक अर्धायु के वेग स्थिरांक का समीकरण होता है बेटा T½ = 0.693 / K। हमको K बताना है तो K को इधर ले आते हैं। K = 0.693 / T²। अब अर्धायु काल कितना दिया? 50 सेकंड दिया है। तो क्या बेटा K = 0.693 / 50 हो जाएगा बेटा। अब इसको जब आप काटेंगे 50 से तो कितना हो जाएगा? 0.1388
डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। तो इसको जब आप लिखेंगे तो क्या 0.0138 सेकेंड लिखा जा सकता है बेटा। कितना लिखा जा सकता है 0.0138, या कि इसको लिख सकते हैं 1.38 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड। कितना लिख सकते हैं बेटा 1.38 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड लिखा जा सकता है। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही बेटा, 1.38 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगले में चलते हैं बेटा। अगला बोला गया है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। याद रखिए बेटा, प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक होता है सेकंड इनवर्स। क्या होता है बेटा, सेकंड इनवर्स। पहला ऑप्शन कह रहा है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, गलत है। मोल लीटर इनवर्स ये भी गलत है बेटा। अगला बोला गया है मोल सेकंड इनवर्स, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन कह रहा है सेकंड इनवर्स, हाँ सेकंड इनवर्स होता है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, 6 कह रहा हूँ सॉरी 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है शून्य कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक। याद रखिए बेटा, शून्य कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये बोला है लीटर सेकेंड इनवर्स, ये तो होना नहीं है। मोल पर लीटर पर सेकंड, ये भी नहीं होना है। मोल पर लीटर पर सेकंड, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बेटा। 6 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कोहरे को भेदने वाले लैंप में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। नियॉन, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन। तो याद रखना बेटा, कोहरों को भेदने वाले लैंप में जो गैस प्रयुक्त होती है उसका नाम होता है हीलियम। उसका नाम क्या होता है बेटा, हीलियम। तो 7वें का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7वां कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8वां कह रहा है पर्पिल ऑफ कैल्शियम है। पर्पिल ऑफ कैल्शियम किसको कहते हैं, आयरन हाइड्रोक्साइड के सॉल्ट को, गोल्ड के सॉल्ट को, सल्फर के सॉल्ट को, या आर्सेनिक सल्फाइड के सॉल्ट को। याद रखना बेटा, पर्पिल ऑफ कैल्सियस बोलते हैं हम लोग बेटा गोल्ड के सॉल्ट को। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है निम्न में से द्रव विरोधी कोलाइडल कौन सा है। निम्न में से द्रव विरोधी कोलाइडल कौन सा है। गोंद है, गंधक है, जिलेटिन है, स्टार्च है। याद रखना बेटा, गोंद, जिलेटिन और स्टार्च ये सब द्रव स्नेही कोलाइडल होते हैं। द्रव विरोधी आपका गंधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, गंधक। बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 9th का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। बोला गया है आपके पास बेटा प्रथम कोटि की अपक्रिया को 50% पूर्ण होने में लगा समय लगभग होता है। जो प्रथम कोटि की अपक्रिया है उसको 50% पूर्ण होने में जो समय लगता है वो कितना लगता है। टी हाफ का लगभग 1.1 गुना, या टी हाफ का लगभग 2.2 गुना, टी हाफ का लगभग 3.3 गुना, 3 पॉइंट का लगभग 4.4 गुना। याद रखना बेटा, जो प्रथम कोटि की अपक्रिया होती है 50% पूर्ण होने में उसको टी हाफ का 1.1 गुना लगता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 10th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 10th का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बेटा आपसे कि समुद्र के पानी का नीला रंग किसके कारण होता है। ये पूछा गया है। समुद्र में जल में घुली अशुद्धियों द्वारा नीले प्रकाश के अपवर्तन के कारण, गलत है बेटा। समुद्र जल द्वारा नीले आकाश का परावर्तन, ये भी गलत है बेटा। जल के अणुओं द्वारा नीले रंग के प्रकाश को प्रकीर्णन द्वारा, हाँ जल के अणु क्या करते हैं, नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, इसके कारण होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा सही हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कीप उपकरण में H2S का निर्माण होता है। कीप उपकरण में H2S का निर्माण कैसे किया जाता है। गोल्ड सल्फाइड पर H2SO4 की क्रिया द्वारा, बिल्कुल नहीं। आयरन सल्फाइड पर H2SO4 की क्रिया द्वारा, कॉपर सल्फाइड पर, या सिल्वर सल्फाइड पर। यानी कि तनु H2SO4 की क्रिया किससे कराएं कि कीप उपकरण में H2S का निर्माण हो। गोल्ड सल्फाइड से कराएं, या आयरन से कराएं, या आपके कॉपर सल्फाइड से, सिल्वर सल्फाइड। तो याद रखना बेटा, आयरन सल्फाइड से जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तनु H2SO4 की, किसकी बेटा, तनु H2SO4 से, तो यहाँ से हमको H2S गैस का निर्माण होता है। किस गैस का निर्माण होता है बेटा, H2S गैस का निर्माण होता है। रिएक्शन याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये आपके उप सह संयोजक यौगिक तथा पी ब्लॉक के तत्वों से लिए गए हैं। 11 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, इनको आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है बेटा। इनमें से पहले जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है आपसे कि बेटा कि वर्ग 15 के तत्वों में हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता क्रम, हमको पता है कि बेटा, तो हम जानते हैं बेटा कि ऊपर से नीचे जाने पर आपकी
जो हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता होती है वो घटती है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ऊपर से नीचे जाने पर फास्फोरस की क्रियाशीलता हाइड्रोजन के प्रति क्या होगी बेटा, इनकी घटेगी। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता होगी नाइट्रोजन की, उससे कम फास्फोरस की, उससे कम आर्सेनिक की, और सबसे कम बेटा होगी बिस्मथ की। तो क्रियाशीलता का घटता क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। पहले का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, पहले का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बेटा, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या है। आपसे क्या हो रहा है, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +1 होती है, -1 होती है, -2 होती है, +2 होती है। सबको पता है बेटा कि फ्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -1 होती है। तो दूसरे का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। आगे चलते हैं बेटा, फिर आपसे बोला गया है क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सी अम्ल है, ऑक्सी अम्ल है, याद रखना बेटा। प्रबलतम ऑक्सी अम्ल का मतलब होता है कि जिसकी ऑक्सीकरण सबसे ज़्यादा होगी, ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज़्यादा होगी, उसकी जो है प्रबलता अम्ल के प्रति सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर मैं बात करूं HClO2 में, तो यहाँ Cl की ऑक्सीकरण संख्या आएगी बेटा +3। अगर मैं बात करूं HClO4 में, तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या आएगी +7। अगर मैं बात करता हूँ HOCl में, तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या आएगी बेटा +1। और मैं बात करूँ HLCO3 में, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या आएगी +5। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या उसकी प्रबलता उतनी ज़्यादा अम्ल। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरे का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है CuCN4 का होल्थराइज -3 चार्ज आयन में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया है। तो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या बेटा लेट कर ली x, Cn की होती है -1 तो 4 है, तो -4 इक्वल टू बेटा -3, तो x इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस का 4, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास +1। x इक्वल टू कितना आ जाएगा +1। तो यहाँ पे कॉपर की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो +1 होगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। आपको ये बताना है कि इनमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन या फ्लोरीन। तो याद रखना बेटा, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है बेटा वो आपके पास होती है क्लोरीन के पास। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, NS इलेक्ट्रॉन, N+1D इलेक्ट्रॉन, या N-1D इलेक्ट्रॉन, या NS+N-1D इलेक्ट्रॉन। याद रखना बेटा, एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वो होते हैं NS और N-1D इलेक्ट्रॉन। NS और N-1D इलेक्ट्रॉन आपके मुक्त होते हैं। तो इसका आपका बेटा 6 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा कि आपको अगर किसी भी संक्रमण धातु की मैक्सिमम आपको अधिकतम आपको ऑक्सीकरण संख्या चाहिए तो उसमें NS और N-1D दोनों सब सेलों के इलेक्ट्रॉनों को मुक्त होना पड़ेगा बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया निम्नलिखित में से कौन रंगहीन सकुल आयन है। कौन सा रंगहीन सकुल आयन है, तो देखिए रंगहीन सकुल आयन वो होगा जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जिसके पास क्या नहीं होंगे बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो सबकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। पहले में आप कॉपर की निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा +2 आएगी। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा 3d9 4s2। तो 2 में आप चला जाएगा 9, तो इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो यहाँ पे आपका जो है रंगहीन सकुल नहीं होगा, ये रंगीन होगा। अगले में बात करें बेटा जिंक नाइट्रेट की बात करें तो जिंक में याद रखिए बेटा यहाँ पे जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो आएगी +2 3d10। आपके पास आ गया कितना 3d10, मतलब इसके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जिंक के पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अतः आपका जो आपका बी ऑप्शन होगा, इसका जो आपका सकुल बना है ये रंगहीन होगा। ये क्या होगा बेटा, रंगहीन होगा। इसी तरह बाकी को भी आप चेक कर लेना बेटा, मैं उसमें नहीं बता रहा हूँ। कुल मिला के अगर आपको रंगहीन देखना है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होने चाहिए। ठीक है, सबके ऑक्सीकरण संख्या निकालना और फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन गिन लेना। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है निम्न में से विस्फोटक यौगिक कौन सा है। निम्न में से सबसे विस्फोटक यौगिक कौन सा है, Hg2Cl2, PCl3, NCl3 या SbCl3। याद रखना सबसे विस्फोटक बेटा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड होता है, NCl3 आपका सबसे विस्फोटक होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बोला गया है जीनॉन का कौन सा फ्लोराइड असंभव। याद रखना जीनॉन हमेशा इवन नंबर में सम संख्याओं में फ्लोरीन को जोड़ता है। तो यहाँ 2 4 6 ये जो 3 है एक विषम संख्या, तो यही आपका फ्लोराइड नहीं बनेगा। तो 9th का आपका सी नंबर जो है ऐसा जीनॉन फ्लोराइड बनाना असंभव हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित वर्ग समतली यौगिक में से कौन सा समकक्ष एवं विपक्ष समावयवी रूप में विद्यमान होते हैं। तो आप समकक्ष और विषम पक्षी में याद रखें। सम पक्ष में एक ही तरह के दो लिगेंटों के पास बेटा 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और विपक्ष समावयी के लिए एक ही तरह के दो लिगेंटों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए बेटा। तो जब मैं आपका पहला स्ट्रक्चर बनाऊंगा
ए। अब इसमें तो सब एक ही तरह के हैं, तो इसमें ना तो सम की बात होगी ना विषम की, इसमें तो किसी भी तरह की समवायी की बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ सब एक ही तरह के लिगेंड है। अगर मैं बात करूं बेटा ऑप्शन नंबर 2 की, किसकी बात करता हूं बेटा, ऑप्शन नंबर 2 की बात करूं तो यहाँ पे एम आ जाएगा, ए बी, इसमें भी नहीं बनेगी। कम से कम आपके दो जो आपके लिगेंड हो वो एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिगेंड तो 3 तरह के और एक 2 है, तो यहाँ पे भी आपका कोई भी तरह का समवायी नहीं बनेगा। अगले में अगर बात करें एम ए बी, ये पहला, दोनों में बी के बीच में, ए के बीच में एंगल देखेंगे बेटा तो आ जाएगा 90 डिग्री का, तो ये आपका समपक्ष है। ये कौन सा बेटा, समकक्ष समवायी भी है। अब इसका अगर हम विपक्ष वाला बनाना है बेटा तो एम ए बी, तो यहाँ ए के बीच का जो एंगल है 180 है। अगर सेम तरह के लिगेंडों के बीच का एंगल 180 हो गया तो उसको हम बोलते हैं विषम कक्ष। क्या बोलते हैं बेटा, विषम कक्ष। क्या बोलेंगे बेटा, विषम कक्ष। तो ये आपके दोनों हो गए। तो समकक्ष और विपक्ष कक्ष आपके जो समवायी विद्यमान होंगे वो सी ऑप्शन में विद्यमान होंगे। किसमें ऑप्शन में बेटा, सी में विद्यमान होंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है बेटा, यो है कि वह सकुल आयन इंगित कीजिए जो ज्यामितीय समवायिता प्रदर्शित करता है। ये आपके लिए बेटा HW है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के देना है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके बोर्ड की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।